हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के ले चुके हैं। ठीक है, और ये जो लेक्चर है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला है किसका, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, कई दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे, मेरे कुछ हेल्थ इशू वगैरह था। ठीक है, उस वजह से मतलब क्लासेस हो नहीं पाई। बट अब आप लोगों की क्लासेस कॉन्टीन्यूस चलेंगी। ठीक है, बोर्ड का भी कुछ बीच में अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन अब दोबारा से बोर्ड का भी अरेंजमेंट हो चुका है, तो आप लोगों की क्लासेस चलनी है। ठीक है, 2025 का जो नीट है उसके लिए हमने जो टारगेट ले रखा है उसे हमें अचीव करना है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के बारे में, और हमने ये पढ़ा था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स जो है वो अपना स्ट्रक्चर क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे टर्शियरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, वो अपना स्ट्रक्चर कई बार क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में कर देते हैं वो भी हमने पढ़ा था, जब उनको एक्स्ट्रा टेम्परेचर या फिर एक्स्ट्रा पीएच या फिर मतलब कोई एक्सट्रीम कंडीशन मिलती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा या कम मिलती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। अब देखिए, एंजाइम्स के बारे में आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, रिएक्शंस जब भी आप पढ़ते हो ना तो आप रिएक्शन देखते हो कि कोई रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन जो है ना, मतलब अगर आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर लैब में भी गए हैं तो भी आप ये चीज़ देखते हो कि कोई रिएक्शन तो बहुत जल्दी हो जाती है और कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आप कई बार होता है ना कि कोई रिएक्शन होती है उसको लेके आप कई घंटे तक बैठे रहते हैं। ठीक है, मतलब यूजुअली आपको स्कूल लेवल पे उतनी ज़्यादा वो रिएक्शंस नहीं कराई जाती, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा ना तो आपको ऐसी ऐसी रिएक्शन भी मिलेंगी, मतलब पूरी जो लैब है ना वो 6-6 घंटे में जाके भी कंप्लीट होती है। ठीक है, इवन कई बार उस समय में भी वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। जैसे मैं अपना मास्टर्स के टाइम पे बताता हूँ कि हमारे मास्टर्स के टाइम पे ना हम लोगों को जो कई बार मिलता था ना प्रोजेक्ट करने के लिए कि आपको ये केमिकल बनाना है, तो वो केमिकल जो है ना वो पूरा बन नहीं पाता था 6 घंटे की लैब में भी। ठीक है, आपको एक बार 6 घंटे की लैब में आप उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते थे और उस प्रोडक्ट से आपको फिर आगे प्रोसेस करना होता था। ठीक है, जिसके लिए आपको पहले उसको ड्राई करना होता था, तो फिर आप नेक्स्ट लैब में उसको कर पाते थे। तो इसलिए कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी जल्दी भी हो जाते हैं। तो कई प्रोसेस ऐसे हैं जो आधा 1 घंटा 2 घंटा हीटिंग मांगते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, हमने खाना खाया, उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और लास्ट में उसमें से क्या मिलने वाला है, हमें ग्लूकोज मिलने वाला है जो कि हमारे लिए एनर्जी का काम करने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस क्या करता रहता है, चलता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, होती रहती हैं। अब हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस है ना, अगर वो सोचो बहुत ही स्लो हो जाए तो हम लोग कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल उसका होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। ठीक है, और वो जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम्स को हम यहाँ पे और भी क्या बोल देते हैं, बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से हमारा मतलब क्या है, कैटलिस्ट वो है जो कि हमारी रिएक्शन के रेट को यहाँ पर क्या करने वाला है, फास्ट करने वाला है। ठीक है, देखो कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को कम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बायो कैटलिस्ट आपको मिलेगा तो आप सिंपली यहाँ पर एक ही मतलब निकालोगे जो कि आपकी रिएक्शन की रेट को क्या करने वाले हैं, फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को फास्ट करते हैं, और ये रिएक्शन के अंदर ना कंज्यूम नहीं होते, कभी भी रिएक्शन के अंदर लगते नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई बायो बैकग्राउंड से है तो उन लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, एंजाइम जो है ना इसके अंदर आकर हमारा जो रिएक्टेंट है वो फंस जाता है, जो रिएक्शन करके कब प्रोडक्ट बनाने वाला है वो यहाँ पर आगे क्या होता है, फंस जाता है, और इसकी आगे क्या होती है, फिर रिएक्शन होती है जिससे कि फाइनली, ठीक है, तो ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा और रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा।
अब देखो ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका थोड़ी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी। अब देखो ये चीज़ आपको लोगों को समझ में आ गई कि एंजाइम्स क्या हैं, ठीक है, और एंजाइम्स क्या काम करते हैं। अब इनके अगर हम नाम की बात करें तो एंजाइम का नाम भी ना बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है एक एक नंबर का, ठीक है, या फिर इवन आपका जेई नीट में भी क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है कि माल्टोस आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, उसका हाइड्रोलिसिस भी हमने पढ़ा है। माल्टोस को तोड़ा था तो क्या मिले थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आपको याद होगा। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है उसमें एक एंजाइम लगता है। अब ये जो एंजाइम लगता है ना उसका नाम देखो माल्टोस के नाम पे ही पड़ गया। क्या पढ़ा, माल्टेस, ठीक है। माल्टोस को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाया, माल्टेस, ठीक है। तो आप लोग पहचान गए, कहीं पे भी भूलोगे नहीं, ठीक है। मान लो कि आपसे बोल दे कि माल्टोस से ग्लूकोज बनाने में कौन सा एंजाइम लगता है, आपको 2-4 ऑप्शन दे दे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार एंजाइम्स का जो नाम है वो रिएक्शन के बेसिस पे भी पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एक रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या होता है इस तरह की रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हो ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा। मान लो कि 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ का मतलब समझते हो ना। अगर मान लो, ठीक है, 0 से क्या हुआ, +2 हुआ। अगर मान लो 0 ही था किसी का और वो क्या हो गया, -2 हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब देखो इस तरह की जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अगर आप लोगों को इस नहीं भी समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बेसिस पे ही इस एंजाइम का नाम क्या रख दिया, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब आप एक चीज़ नोटिस करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, ठीक है, ये तो ईजी है याद करना कि अच्छा ऑक्सीडो रिडक्टेज रख दिया। अब एक चीज़ नोटिस करना, जब भी एंजाइम का नाम लिख रहे हो आप एज लगा रहे हो एंड में, ASE, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एंजाइम का नाम है उसके एंड में हमेशा क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है, ASE लगाया जाता है। अब सीधी सी बात है, कहीं पर भी एंजाइम अगर मिले और एज नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो एंजाइम नहीं है, ठीक है। आप लोग आसानी से पहचान जाओगे कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हम बात करें अगर कि एंजाइम, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंजाइम जो है रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है। अब फास्ट कैसे कर देता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। देखो एंजाइम बेसिकली करता क्या है, ठीक है। एंजाइम जो है ना, अब जैसे एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को जब तोड़ा जाता है तो उसमें कितनी एनर्जी लगती है, 6.22 किलो जूल पर मोल लगती है। पर जैसे ही आपने क्या किया, एंजाइम को बुलाया, ठीक है भाई, रिएक्शन देर में हो रही थी, अब आपको लगा कि यार ये तो मेरा काम गुस्से में हो रहा है, आपने फ़ोन कर दिया किसको, सूर्या भाई को, कि भाई एक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसने पूछा कि क्या हुआ भाई, बताओ क्या प्रॉब्लम है, हमारे रहते हो तुमको यार प्रॉब्लम लेनी है, टेंशन हो रही है, बताओ यार क्या करना है, बोलो। अब उसने बोला कि यार ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है यार, मतलब ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है यार, काम कम हो पा रहा है। बोला अरे तुम घबराओ मत यार, तुम्हारे लिए तो 50 रास्ते खोल देंगे यार हम, क्या टेंशन लेते हो यार तुम। तो एंजाइम ने क्या किया कि मान लो भाई पहले एक ही रास्ता था, एक रास्ते से सब जा रहे थे, कर रहे थे। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने दूसरा रास्ता दे दिया, बोला ये इस रास्ते से जाओ यार, कहाँ तुम इतने लंबे रास्ते के चक्कर में पड़े हो, ठीक है। तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है, रिएक्शन के होने के लिए एक दूसरा रास्ता दे देता है, और ये जो दूसरा रास्ता है ना, इस रास्ते के अंदर एनर्जी कम लगती है, ठीक है। इस रास्ते के अंदर एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। और यही इसी वजह से देखो सूर्या भाई के आने से क्या हुआ, 6.22 किलो जूल पर मोल पहले एनर्जी लग रही थी, लेकिन अब कितनी लग रही है, 2.15 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है, ठीक है। बात को समझ गए। और साथ ही साथ एंजाइम हमारा खर्च भी नहीं हो रहा, तभी तो हम स्मॉल क्वांटिटी में लेके चल रहे हैं। भैया खर्च तो होना नहीं है, थोड़ा सा लेंगे, रिएक्शन को फास्ट करेगा, रिएक्शन होती रहेगी, एंजाइम अपना ख़त्म तब भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एंजाइम्स क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से एंजाइम्स काम करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स नाम तो बहुत बार सुना होगा। ठीक है, विटामिन्स बचपन से सुनते आ रहे हो, मेरे ख्याल से क्लास 6 से सुनते आ रहे होगे, है ना। विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, B1, B2 बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। अब ये जो विटामिन ए होते क्या हैं, देखो वीटा जो है वर्ड कहाँ से आया है, वाइटल। वाइटल मतलब ज़रूरी, एकदम ज़रूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो विटामिन्स जो हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब सुनो मज़े की बात, ये जो विटामिन्स है ना, ये चाहिए बहुत थोड़े से होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन आपको चाहिए, विटामिन चाहिए थोड़ा सा ही, लेकिन अगर वो थोड़ा आपको नहीं मिला तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाएगी भाई। अगर आपको थोड़ा सा विटामिन जो है, थोड़ा सा क्वांटिटी चाहिए थी लेकिन नहीं मिला तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, आपको कोई डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो विटामिन की कमी से क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। जैसे आपको एक सुनी होगी ना, बचपन से सुनते आ रहे हो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रात को इंसान को ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता। ठीक है, रात को एक तरीके से समझ लो कि कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है चाहिए स्मॉल अमाउंट्स में है डाइट के अंदर, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी क्या करती है, स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज कर देती है। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर जो विटामिन है हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। अब खुद नहीं बना सकती इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, पर एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लांट्स जो हैं ये सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, यानी कि प्लांट्स जो है लगभग हर तरह के विटामिन बना लेते हैं। ठीक है, हम नहीं बना पाते भाई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फूड के द्वारा लेना पड़ता है, खाने के द्वारा लेना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, एसेंशियल फूड फैक्टर, इसलिए बोलते हैं ना कि खाना जो है एक काफ़ी हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए ना। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट इसलिए इसीलिए है कि ताकि हम क्या करें, हर तरह का खाना खाएं जो कि हमारे लिए क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, अब देखो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ भी विटामिन नहीं होते। ठीक है, हमारे जो गट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, कुछ तरह के विटामिन को बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है गट के, वो भी कुछ तरह के विटामिन को क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना गुड बैक्टीरिया, वो ये सब काम करते हैं। ठीक है, बैड बैक्टीरिया ये सब काम नहीं करते। बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं, उल्टा हम लोगों को डिजीज़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अब देखो बेसिकली क्या हम बोल सकते हैं कि इनके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि डाइट में चाहिए होते हैं, किसके अंदर, कम अमाउंट के अंदर, क्या करने के लिए, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, ताकि हमारी ठीक तरीके से ग्रोथ होती रहे और साथ ही साथ हमारी हेल्थ वेल्थ भी जो है वो क्या रहे, बढ़िया रहे। ठीक है, अब देखो विटामिन जो हैं ये बेसिकली क्या है, अल्फ़ाबेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ABCD, B1, B2, B6, B12। ठीक है, अब देखो ऐसा मत करना कि अगर आपको खुद से लग रहा है कि यार मुझको तो ये विटामिन की कमी हो रही है, ठीक है, तो खुद से मत लेने लगना। मैंने आपको क्या बोला है कि विटामिन हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है। पता लगा आपने ज़्यादा वादा ले लिया, ठीक है, किसी विटामिन की आपको लगा कि ज़रूरत है, लेकिन आपने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से लिया उसको और आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली, तो फिर आप लोगों को दिक्कत भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए विटामिन जो है ना वो हमेशा एक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। देखिए आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसका नाम है ना वो क्या रखा गया था, विटामिन। ठीक है, यानी यहाँ पे एंड में क्या था, नाम में ई था। अब देखो ये जो ई था इसका एक कारण है। पहले क्या था कि जो एक आधा हम लोगों को विटामिन मिला उसके अंदर हमें क्या मिला, अमाइनो ग्रुप मिल रहा था। अब भाई अमाइनो ग्रुप अगर मिल रहा है तो हमने कहा यार अमाइनो ग्रुप है तो एक काम करते हैं ना, वाइटल तो है ही, ज़रूरी तो है ही यही, तो साथ में एक अमीनो और लगा देते हैं हम, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ज़्यादातर इसके अंदर क्या है, अमाइन ग्रुप है। लेकिन हमने देखा कि ये तो शुरुआत के एक आधे में ही अपने को मिला था, ज़्यादातर के अंदर अमाइनो ग्रुप नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर के अंदर अमाइनो ग्रुप जब नहीं होता तो हमने क्या कर दिया, ई को ड्रॉप कर दिया। तो अब क्या नाम यूज़ होता है, विटामिन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, विटामिन, ई जो है उसको हमने छोड़ दिया। आपको दोनों ही खैर लिखा हुआ मिल जाए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इजीली आप पहचान लोगे। ठीक है, कि कौन है, विटामिन है, दोनों आपके लिए सेम ही है, घबराना मत। कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए वैसे आपको विटामिन यानी कि ई हटा के ही मिलेगा, पर आपको घबराना नहीं है,
आप समझ जाओगे। एक और चीज़, विटामिन जो है क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है इनकी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। एक वो जो कि फ़ैट में सॉल्युबल होते हैं, फ़ैट में क्या, जैसे घी, तेल, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो फैट और ऑयल्स में जो सॉल्युबल है लेकिन पानी के अंदर नहीं घुलते, ठीक है। तो ये कौन से हैं, विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के, ये कौन है, विटामिन ए डी ई के। ये किस में स्टोर हो जाते हैं, लीवर में और एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ के अंदर हमारे ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब सेकंड जो है हमारे वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है क्या है, बी ग्रुप विटामिन और सी, ठीक है। यानी कि बी ग्रुप विटामिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं। आपने B1 भी देखा, B2 भी देखा, B6 भी देखा, B12 भी देखा, तो विटामिन बी वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। और विटामिन सी वाले ये तो एक ही है, ठीक है। ये सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, तो इसीलिए इनको एक साथ ग्रुप किया जाता है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी है ना, जब भी खाना बनाते हैं ना, तो मम्मी जब भी खाना बनाती है या पापा आपके खाना बनाते हैं, जो भी बनाता है खाना, ठीक है, या आप खुद भी बनाते हैं, नींबू आप लोग क्या करते हैं, अक्सर बाद में डालते हैं, खट्टी चीज़ बाद में डालते हैं। क्यों बाद में डालते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी है ना, ये अगर आपने क्या किया पहले डाला तो हीट के साथ क्या होगा, वो वाटर सॉल्युबल तो है ही, तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो भैया आपने तो डाला था विटामिन सी, आपने मान लो डाल दिया, 1000 मिलीग्राम डाल दिया, आपको मिला, पता लगा कि 50 मिलीग्राम मिल रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। तो इसीलिए जो विटामिन सी है उसको बाद में डाला जाता है। आप देखो ये एक कारण भी है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, इनको रेगुलरली लेना पड़ता है डाइट में। क्यों, क्योंकि हम यूरिन पास करते हैं डेली, पानी बाहर निकलता है बॉडी से। अब सोचो सोचो सोचो, अगर पानी बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो पानी के साथ तो ये भी जाएंगे, बी और सी भी, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको हमें रेगुलरली डाइट के अंदर लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे स्टोर नहीं हो सकते किसके अंदर, बॉडी के अंदर, केवल किसको छोड़ के, विटामिन B12 को छोड़ के। विटामिन B12 जो है क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें और हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स को, ठीक है, उनके सोर्स वो कहाँ से मिलते हैं और उनकी अगर कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। देखिए पहला अगर हम बात करें विटामिन ए, अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो ये मिलता है हमें मछली के तेल में, फिश लीवर ऑयल, ठीक है, कैरेट्स में, गाजर में, बटर में, मिल्क में। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया, यानी कि कॉर्निया जो है आँखों का, वो हार्ड हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 जो है क्या है, थायामाइन, इसको क्या बोलते हैं, थायामाइन। देखो जो दूसरा नाम लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस नाम से भी क्वेश्चन पूछता है कि थायामाइन कौन सा विटामिन है, या विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, वो आपको ऑप्शन में दे देगा, थायामाइन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थायामाइन। सोर्सेज क्या है, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल। डेफिशिएंसी डिजीज़, इनकी कमी की वजह से बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं, बेरी, लॉस ऑफ एपिटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है, ये सब बीमारियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर विटामिन B2 की, तो देखिए विटामिन B2 की अगर हम बात करें ना, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। सोर्सेस इसके क्या क्या हैं, मिल्क, एग वाइट और लीवर, किडनी, ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं, ये यहाँ से मिलता है। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, सिलोसिस, इसकी वजह से क्या होता है, फिशरिंग हो जाती है किस पे, कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स पे, ठीक है। और क्या होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, और बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन क्या होगी, जलती हुई सी लगेगी। विटामिन B6 की कमी की वजह से, ठीक है, विटामिन B6 को बोलते क्या है, पायरिडॉक्सिन। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन राइबोफ्लेविन, थायामाइन, ये तो आप भूल ही नहीं सकते नाम, ठीक है। और अगर हम बात करें पायरिडॉक्सिन, तो इसके सोर्सेज क्या है, ईस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स एंड ग्राम्स। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है इसकी वजह से, कन्वल्शंस, ठीक है, क्या होने लगता है इसकी वजह से, ऐंठन आने लगती है बॉडी में, अचानक से कभी ऐंठन आ जाती है, ठीक है, अकड़ जाती है बॉडी कहीं से, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। विटामिन B12 की कमी की अगर हम बात करें, पहले विटामिन B12 के सोर्स हम देख लेते हैं, मीट, फिश, एग और कर्ड, इन सब जगहों से मिलता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, परनीशियस अनीमिया, इसके अंदर क्या होता है, RBC की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। विटामिन C की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट है।
सोर्सेज क्या है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, आंवले से मिलता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से, जिसके अंदर क्या होता है, गम्स जो है उनमें से क्या होने लगता है, खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, देखो विटामिन डी जो है इसको कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, पहले ये जानो, एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप सेको, ठीक है, जो आजकल हम लोग बिल्कुल नहीं सेकते हैं, ठीक है, घर में पड़े रहते हैं आजकल, तो अगर कुछ काम है तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो फिर अपना घर पे बैठ के तो फ़ोन वोन चलाएंगे या पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग यॉक, ये सारी चीज़ होने लगती है, ठीक है। अब क्या क्या कमी होगी देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से कमी होगी रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन, आप लोगों ने देखा होगा कि तीर की तरह पैर हो जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं, और ओस्टियोमेलेशिया यानी कि बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जो बूढ़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके अंदर क्या होने लगता है, जॉइंट के अंदर पेन रहने लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई देखो वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, जैसे कि वीट जैम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। आप लोगों ने सनफ्लावर ऑयल का तो बहुत ऐड सुना होगा है ना, किसका आता है, धारा का आता है, किसका कच्ची घानी का आता है, ठीक है। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं बता रहा हूँ, मतलब किसी का आता है ना जो ऐड करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होती है डिफीज, इसकी वजह से इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, और मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में वीकनेस रहने लगती है। विटामिन के ये जो है किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, ठीक है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। देखिए न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है ना, आप लोग एक चीज़ देखते हो कि आप जो है कहीं ना कहीं सिमिलर हो, है ना, किससे सिमिलर हो भाई, अपने पेरेंट्स से, है ना। बोलते हैं ना कि इसकी नाक मम्मी पे गई है, या इसकी आंखें पापा पे गई है ना, कुछ भी मतलब ऐसा बोला जाता है। और भी आप थोड़ा सा देखो, आप अगर अपने रिश्तेदारों में भी देखोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपके अंदर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और दूर भी चले जाओ, आप उधर भी चले जाओ जहाँ आप एक दूसरे को नहीं जानते, तब भी आप देखोगे कि जो जनरेशन्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एक तरह की स्पीशीज़ है, जैसे कि इंसानों की अगर हम बात करें तो सभी इंसानों के पास 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, और एक मुंह एक नाक, ठीक है, या 2 नाक, क्या मानोगे, एक नाक, ठीक है, एक नाक होती है, ठीक है, 2 कान होते हैं, ये सब होता है, 2 आँखें होती हैं, सभी क्या होता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है कि हर जनरेशन में यही होता है, ठीक है, कि हम अपने पूर्वजों से मिलते हैं। और ज़्यादा अगर हम देखें तो और ज़्यादा, अगर आप एक पीढ़ी में देखोगे, ठीक है, जैसे कि मतलब मम्मी पापा से फिर खुद को देखोगे या खुद के बच्चों को देखोगे, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा मिलेगा सिमिलैरिटीज़। तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे से क्या होते हैं, आने वाली पीढ़ी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो करेक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जब इसकी खोज की जाने लगी तो हमें एक चीज़ पता लगी कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक चीज़ है जो कि सेल के अंदर ही बैठी है, और वो क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है किसका, इनहेरेंट कैरेक्टर्स का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें और आगे की, तो ये तो शुरुआत की बात है जब हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला। जब हमने और खोजबीन स्टार्ट की तो हम लोगों को ये पता चला कि भैया ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पता लगा कि क्रोमोसोम्स हैं। कौन है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो कि किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं और कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अभी जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या बने हैं। आप लोगों ने अगर बायो पढ़ी है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा, इवन 9th-10th में भी आप लोग इसका नाम सुन लेते हो, 11th-12th में तो ज़रूर, जिसने भी बायो पढ़ी है उसने ज़रूर सुना होगा न्यूक्लिक एसिड्स का नाम, ठीक है। आज हम तोड़ के देखेंगे उसको कि अच्छा उसके अंदर है क्या, ठीक है।
तो देखो ये दो तरह के होते हैं। पहली बात तो एक तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और दूसरा क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब देखो डीएनए और आरएनए जो है ना, ये आपने सुना है डीएनए और आरएनए, यही क्या करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है, या पीढ़ी से पीढ़ी पे पहुंचाना, यही काम कौन करते हैं, डीएनए और आरएनए करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस भी क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर डिफ्रेंशिएट और क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर है किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लिक एसिड को अब हमने समझना स्टार्ट किया कि भाई ये बहुत लंबी लंबी चेन से बने हुए हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। अब आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि किसी लंबी लंबी चेन से बने हुए हैं, आप ये भूल जाओ न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अभी आपको नहीं पता न्यूक्लियोटाइड क्या है, कोई बात नहीं, आपको इतना समझ में आ गया न्यूक्लिक एसिड जो है किसी लंबी लंबी चेन से बने हुए हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है उतना अगर हमने समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। तो देखो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, पर एक चीज़ और देखो कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर है किसके, न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो जब बहुत सारी कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉली, ठीक है, पॉली यानी मैनी। तो भैया इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल सकते हैं इसको हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या इतनी बातें सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। अभी तक किसी के दिमाग का फ्यूज़ तो नहीं उड़ा, सबको क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, तो देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, जेम्स ड्यूई वाटसन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको नहीं जानना है यहाँ पर, सिर्फ आप इतना जान लो कि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, कौन सा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का क्या दिया था इन्होंने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। किसके साथ मिलके दिया था, क्रिक के साथ मिलके दिया था, वाटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने मिलके इस स्ट्रक्चर को दिया था, ठीक है। किसको, डीएनए के डबल हैंडेड स्ट्रक्चर को। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मतलब इनसे पहले दो और दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम कर लिया था, ठीक है, और उन्हीं के वर्क को इन्होंने क्या किया था, कॉपी कर दिया था और उसमें थोड़ा सा चेंज करके प्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो मतलब एक चोरी का इल्ज़ाम इन लोगों पे लगता रहा है, ठीक है, पर खैर उससे आप लोगों को मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अगर एक से की जाए ना तो उसे कहा जाता है चोरी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी साइंटिस्ट के ही वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं आप लोग अगर आज जानना होगा तो मैं बता भी दूंगा आपको। एक से की जाए तो चोरी, अगर बहुत सारे लोगों से की जाए तो उसे कहा जाता है रिसर्च, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों से की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, रिसर्च, ठीक है। मतलब रिसर्च वाले ऑफेंड मत होना यार, मतलब रिसर्च करना मुश्किल काम है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि रिसर्च करना आसान है, ठीक है। रिसर्च करना मुश्किल काम है, लेकिन ये एक साइंटिस्ट ने खुद कहा है कि मतलब रिसर्च जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से चोरी करना है, बहुत सारे लोगों से कंटेंट को लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज़ से है, ये तो अपने को समझ में आए। देखो जब हाइड्रोलिसिस किया गया, यानी कि तोड़ा गया किसको, डीएनए और आरएनए को, तो उससे क्या मिला अपने को, उससे अपने को मिला संतुष्टि, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगा, देखो पेंटोस शुगर मिलेगी। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, या आप लोग जानते हो पेंटोस शुगर का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या होगा, PO4 वाला स्ट्रक्चर होगा, यानी कि फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े होंगे। और क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझते हो, हेट्रोसाइक्लिक, अगर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक भी जगह के अंदर कहीं पर भी कार्बन की जगह कुछ और आ गया, जैसे यहाँ पे अगर मान लो नाइट्रोजन आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और क्योंकि इसके अंदर देखो नाइट्रोजन है तो ये बेसिक कैरेक्टर रख रहा है यहाँ पर, ठीक है, लोन पेयर वगैरह है इसके पास, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, बेस। तो ये क्या है, बेसिस, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ डीएनए और आरएनए की, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि डीएनए और आरएनए में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है,
थोड़े बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन वो थोड़े बहुत डिफरेंस की वजह से इनमें बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंस कैसे आते हैं वो अपने को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन अपने को ये ज़रूर पढ़ना है कि क्या डिफरेंस इनके अंदर है। तो देखो ज़रा, अगर मैं बात करता हूँ बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, तो ये किसके अंदर अपने को देखने को मिलता है? DNA के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप समझ में आया कहाँ से आया नाम डीऑक्सी। और यहाँ पर अगर हम बात करें बीटा डी राइबोस, ये शुगर है। ठीक है, ये शुगर अपने को कहाँ देखने को मिलती है? ये शुगर अपने को देखने को मिलती है किसके अंदर? RNA के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है फंडा? अगर ये फंडा क्लियर है तो एक चीज़ आप और यहाँ पर देखो कि जो सेकंड पोजीशन हमने बनाई है, इस सेकंड पोजीशन के ऊपर आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पर एक OH ग्रुप है, जबकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन की कमी है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं DNA के अंदर मिलने वाले बेसिस की। DNA के अंदर क्या होते हैं? DNA और RNA के अंदर ना बेसिस होते हैं। ठीक है, अब देखो DNA के अंदर कौन कौन से बेसिस मिलते हैं। बेसिस आप लोग पहचान चुके हो। बेसिस क्या थे? बेसिस वो होते थे जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता था? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में भी क्या होता था? नाइट्रोजन कंटेन करते थे। तो ज़रा ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ नाइट्रोजन है। देखो भाई, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन 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 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ना, अब यही क्या है? ये क्या कहलाते हैं? हमारे बेसिस। अब देखो जो DNA है इसके अंदर क्या है? 4 बेसिस होते हैं। कौन से? ATGC। कौन से होते हैं भैया? ATGC। अभी जो ATGC है ये क्या है? एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन और थाइमाइन। घबराना मत, इनके नाम आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। हाँ, पर स्ट्रक्चर ज़रूर देखना, कोशिश करना कि 2-4 बार स्ट्रक्चर को बना भी लो, क्योंकि कभी कभार स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 साइकिल दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही है, एक ये वाली साइकिल, एक ये वाली साइकिल। यहाँ पर एक ये वाली साइकिल, एक ये वाली साइकिल। तो यहाँ पर ये जो 2 स्ट्रक्चर, 2 साइकिल दिखाई दे रही हैं, इस तरह के जो बेस होते हैं, इन दोनों बेसिस को हम क्या बोलते हैं? प्यूराइन। क्योंकि ये प्यूराइन नाम के कंपाउंड से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए हैं। अब नीचे वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में एक साइकिल है। ये किससे रिजेंबल करते हैं? पिरिमिडाइन के स्ट्रक्चर से। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? पिरिमिडाइन। पिरिमिडाइन ग्रुप के अंदर इनको रखा जाता है। तो प्यूराइन, पिरिमिडाइन समझ में आ गया। अब एक और चीज़ जो समझने वाली है वो क्या है? RNA की अगर हम बात करें तो ये तो DNA का तो बेसिस समझ में आ गया आपको। ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, यानी कि एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थाइमाइन। अब RNA के अंदर सिर्फ एक जगह डिफरेंस होता है। सिर्फ एक जगह कहाँ डिफरेंस होता है? ये जो थायामाइन है ना, इसकी जगह पे यहाँ पर यूरेसिल होता है। थायामाइन की जगह पर यहाँ पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। बस इतना सा यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। अब देखो ये जो थाइमाइन है और ये जो यूरेसिल है, इसके अंदर भी बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर ये CH3 है। बस इतना सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ ली है, क्या? शुगर के बारे में हमने पढ़ लिया, बेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब रह गया था बस यही फॉस्फोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था यही क्या है? हमारा फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर है। बस ठीक है, क्लियर है, सिंपल है फंडा। अब देखो ये हमारी क्या थी? शुगर। ये हमारी क्या थी? शुगर। ठीक है, तो ये हमारी शुगर है और इस शुगर पे अगर फर्स्ट पोजीशन पे क्या लग जाए? एक बेस आके जुड़ जाए। ठीक है,
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अब अगर यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे, शुगर की फिफ्थ पोजीशन पे क्या लग जाए, एक फॉस्फेट ग्रुप आके और लग जाए, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग जानते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक जगह तो 5 प्राइम पोजीशन से जुड़ गया। अब ये चीज़ मत घबराना कि आपको कहीं पे बोल रहा है 5 प्राइम पोजीशन या कहीं पे 5 पोजीशन, सेम है। ठीक है, बस क्या होता है कि भाई आप बेस में भी नंबरिंग करोगे, यहाँ पर भी नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्राइम लगा दिया। आपकी मर्जी हो, एक्स लगाओ, वाई लगाओ, जेड लगाओ, कुछ भी लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर लगाना ज़रूरी है। बिना लगाए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नंबरिंग की बात हो रही है। 2 3 3 नंबरिंग अगर हमारे पास सामने है तो हमें नंबरिंग तो पता होनी चाहिए, किसकी नंबरिंग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं। अब देखो, ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक जो शुगर है उसकी तो 5 प्राइम पोजीशन से जुड़ा है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होगा, दूसरी शुगर की 3 प्राइम पोजीशन से जुड़ा होगा, तभी तो चेन बनेगी। अगर ये दूसरी शुगर से नहीं जुड़ेगा तो फिर चेन नहीं बन पाएगी। तो ये दूसरी शुगर से जुड़ता है और चेन पे चेन, चेन पे चेन, चेन पे चेन बनती चली जाती है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत 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 सारे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो लिंकेज होती है इसके बीच में, इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज। ठीक है, इसी लिंकेज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये लिंकेज आप लोगों को क्लियर हुई, क्या बोलते हैं इसे हम, फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, ये 2 कार्बन से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि किस तरीके से एक डाईन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब एक बार डाईन्यूक्लियोटाइड बन गया तो आप समझ जाओ, फंडा क्लियर है। बस इसी तरीके से जोड़ते चले जाओगे और आपका जो काम है वो क्या होगा, होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिकली एक सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक पूरी क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये सीक्वेंस बना रहे हैं, जहाँ पर देखो शुगर फॉस्फेट और बेस जो है अंदर की तरफ यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप इस चेन में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, एक जगह पे यहाँ पे 3 प्राइम्स की पोजीशन से शुरू हो रहा है और एक जगह पे यहाँ पे 5 प्राइम की पोजीशन शुरू हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा डीएनए है, ये ऐसी एक चेन थी, ऐसी ही एक और चेन आके क्या करती है, इससे जुड़ जाती है। ठीक है, ये चेन घूम जाती है और ये जो चेन है ये क्या है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेलिक्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम, हेलिक्स। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है, एक तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है जिसको हमने डॉट 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 करके दिखा रखा है, और दूसरा ये प्लेन वाला हमने दिखा रखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा नहीं है कि डॉट डॉट और प्लेन प्लेन होता है, सेम ही होता है। ठीक है, पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर इसको दिखा रखा है ताकि हम लोग अलग से इसको यहाँ पर पहचान जाए। ठीक है, एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पर कि कभी भी आप अगर देखेंगे तो डीएनए के अंदर एडेनाइन के साइन में हमेशा थाइमाइन आएगा, हमेशा, कभी ये बदलेगा ही नहीं। ठीक है, एडेनाइन के सामने थाइमाइन होगा तभी ये पेयरिंग होगी, वरना ये पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। एडेनाइन के साइन में थाइमाइन आया। अब अगर हम बात करें किसकी, ग्वानिन की, तो ग्वानिन के सामने क्या आएगा, साइटोसाइन। ग्वानिन के सामने क्या आएगा, साइटोसाइन। अब देखो, मैं इसके बीच में तो 3 डंडी बना रहा हूँ और एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में 2 डंडी बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को। एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, 2, जबकि ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, 3। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
देखो सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन के अंदर किसके न्यूक्लिक एसिड की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है ही, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ये है कौन सा, डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर। और ये किसने दिया था अपने को, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की, ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या है, बीच बीच में इनके क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जहाँ पर एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और ग्वेनाइन और साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी। अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में ही फोल्ड हो जाता है, क्योंकि आरएनए जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें डबल स्ट्रैंड आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो अब देखो ये जो आरएनए है ये यहाँ पर आपको 3 तरह के आरएनए देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, ठीक है, ये क्या करता है, मैसेज पहुँचाने का काम करता है, ठीक है, डाकिया ये। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरआरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है, कैसे ट्रांसफ़र करता है, क्या ट्रांसफ़र करता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ सकते हैं कि इसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वो चीज़ मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा सकता हूँ। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, अगर बायो का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना, ये इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, हरगोविंद खुराना, जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया किससे रिलेटेड, मेडिसिन और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो ये जो हरगोविंद खुराना जी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन और फिजियोलॉजी में कब, 1968 में, किसके साथ, विद मार्शल नीरेनबर्ग एंड रॉबर्ट हॉले, क्या करने के लिए, क्रैकिंग द जेनेटिक कोड, क्योंकि जेनेटिक कोड को इन्होंने क्या कर लिया, क्रैक कर लिया, जेनेटिक कोड की इन्होंने स्टडी कर ली कि भाई ये जो बेस पेयर हम पढ़ते हैं ना, बेस पेयर कौन से बेस पेयर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने स्टडी कर ली, उसी चीज़ के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। खैर आप लोगों से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर हो तो अच्छी बात है, देखो इन्फॉर्मेशन रखने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप लोग फिंगरप्रिंटिंग तो जानते हो है ना, जैसे कि होता है ना कि उंगली लगा दी, अंगूठा लगा दिया, तो बेसिकली फिंगर का जो प्रिंट होता है वो थोड़ा यूनिक होता है ना। पर अब देखो जो फिंगर प्रिंट है ये यूनिक तो होता है, लेकिन ऐसा पाया गया कि सर्जरी अगर की जाए, सर्जरी से ना इस फिंगर प्रिंट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा सर्जरी से, तो इसका मतलब पहले हम ये सोचते थे ना कि अच्छा फिंगरप्रिंट कहीं के मिले हैं ना, होता था ना ग्लव्स वगैरह पे, या फिर कहीं जैसे क्रिमिनल्स के लिए होता था ना चाकू पे, या उस पर अगर वो मिलता था, सीआईडी वगैरह किसी ने देखा होगा, तो अगर चाकू पे है ना, या कपड़े पे या ग्लव्स वगैरह पे अगर वो मिलता था फिंगरप्रिंट, तो हम पहचानने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये वाला पर्सन हो सकता है, कैसे, उसके फिंगरप्रिंट को मैच करके। पर सोचो अगर कोई क्राइम करके निकल गया, उसने अपना फिंगरप्रिंट चेंज करा लिया, फिर क्या करोगे, फिर तो ढूंढते रह जाओगे। तो एक चीज़ देखी गई कि ये जो डीएनए है ना, ये चेंज नहीं होता, डीएनए की जो सीक्वेंस है ये सेम ही रहती है भाई, ठीक है। पर्सन के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले कुछ डीएनए की सीक्वेंस थी, फिर उसने कोई क्राइम किया, जाके फिर बोला कि यार डीएनए की सीक्वेंस मेरी बदल दो, और डॉक्टर ने खच कुछ किया और डीएनए की सीक्वेंस बदल गई, नहीं होता, ठीक है। डीएनए की सीक्वेंस सेम ही रहती है। तो इसीलिए ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कि किसी के बाल मिल गए तो वहाँ से डीएनए निकाल लेते हैं, या किसी का ब्लड मिल गया तो वहाँ से डीएनए निकाल लेते हैं, उससे पता लगता है कि अच्छा ये तो वही आदमी था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप लोग समझ जाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फिंगरप्रिंटिंग से कोई लेने देने नहीं, फिंगरप्रिंटिंग से कम्प्लीटली अलग है, ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, फिंगरप्रिंटिंग अलग टेक्नोलॉजी है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। देखो तो ये बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक लैब में यूज़ होता है पहचानने के लिए क्रिमिनल्स को, और पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल,
ठीक है, कि किसके पिताजी कौन है, ठीक है, ये कई बार मसला खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये इसको भी पहचानने के लिए यूज़ होता है। और डेड बॉडीज़ एक एक्सीडेंट में, ठीक है, पहचानने के लिए कि डेड बॉडी कोई है तो कि वही है या नहीं है, उसके पेरेंट्स के डीएनए से या चिल्ड्रन के डीएनए से मिलाते हैं। अब ये मत सोचना कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि सर डीएनए तो यूनिक होता है, तो सर पेरेंट्स और चिल्ड्रन कैसे मिला के कैसे पता चलेगा कि वही पर्सन था। भाई डीएनए जो है ना, अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन से मिलाओगे तो सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर किसी रैंडम पर्सन से मिलाओगे तो सिमिलैरिटी कम मिलेगी, ठीक है। सेम वाले से मिलाओगे तब तो डिट्टो ही मिलेगा, पर अगर पेरेंट्स से मिलाओगे या बच्चों से मिलाओगे या आसपास के और रिलेटिव से मिलाओगे तो सिमिलैरिटी आपको जितना हो सकता है कि क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, पहचानते हैं रेशियल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो ये सब चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको समझ में आ गया। बेसिकली ये भी इतना आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है। क्या करते हैं इसके अंदर, हम बेस की सीक्वेंस को पहचानते हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, ये सब जो सीक्वेंस है इसको हम पहचानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का, एक तो आप लोगों ने देखा ही कि हेरिडिटी बेसिस है, डीएनए क्या है, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। भाई यही क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या एक तरीके से रिजर्व माना जाता है किसका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, कि बच्चे को किस तरीके का बनना है, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए। तो डीएनए जो है यहाँ पर क्या करता है, मेंटेन करता है क्या, डिफरेंट स्पीशीज़ की आइडेंटिटी, ठीक है, किसमें करोड़ों हजारों करोड़ों सालों तक, ठीक है, एक पहचान बनी रहेगी कि ह्यूमंस जो है वो ऐसे ही होते हैं, जो रैबिट हैं वो ऐसे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं देखा आपने कि कुछ 500-600 साल पहले अगर किसी ने इवोल्यूशन में पढ़ा हो कि रैबिट कुछ दूसरे तरह के होते थे, और फिर अभी अगर हम देखें तो थोड़े सालों बाद, या चलो हम कुछ सालों की बात कर लेते हैं, 50 साल पहले कुत्ते कुछ अलग तरह के होते थे, अब हम देख रहे हैं तो आजकल के कुत्ते तो बिल्कुल ही अलग होने लग गए। ऐसा नहीं होता, ठीक है, सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, सेल्फ डुप्लीकेशन करता है, ठीक है। कब, सेल डिवीज़न के टाइम पे। सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या करता है, अपना डुप्लीकेट बना लेता है, सेम बना लेता है। कैसे कि जो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो डॉटर सेल के अंदर चले जाते हैं, एक पेरेंट से गया, एक दूसरे पेरेंट से गया, हो गया काम, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक काम इनका और इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस है मेनली किसके द्वारा किया जाता है, ये मेनली किया जाता है किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, आरएनए के द्वारा। लेकिन ये जो मैसेज है, ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये मैसेज होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो मैसेज है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर। तो ये दोनों मिल के क्या करते हैं, इस काम को पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। देखिए हार्मोन्स क्या हैं, ये सेल टू सेल डाकिया है, इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल पे अगर कोई मैसेज पहुंचाना है, दूसरे से तीसरे पे पहुंचाना है, तीसरे से चौथे पे पहुंचाना है, तो ये काम कौन करेंगे, हार्मोन, ठीक है। ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हमारी बॉडी में, और ये सीधे सीधे किसके अंदर डाल दिए जाते हैं, खून के अंदर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किस पे, साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर भी इनको काम करना है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर हम बात करें केमिकल नेचर की, तो इनमें से कुछ क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। आप लोगों ने सुना होगा ना, कई लोग क्या करते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं, जैसे कि जो जिम वगैरह में जाने लगते हैं ना बच्चे, कई बार वो स्टीरॉइड लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कई लोगों को मैंने देखा है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप जिम जाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, तो आप लोग नॉर्मल डाइट, ठीक है, अच्छी डाइट पे फोकस करो। आप लोग ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं इन पे फोकस मत करो, इनमें कुछ ही नहीं रखा, ये आगे जाके आप उल्टी आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाते, ठीक है। कुछ पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं, जैसे कि इंसुलिन और एंडोर्फिन, और कुछ जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। हार्मोन्स के कुछ फंक्शन होते हैं किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर,
एक तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उनको मेंटेन करते हैं। जैसे इंसुलिन की अगर हम बात करें, कई बार होता है ना डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट्स को, कब, जब उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, इंसुलिन का, एक लिमिट में रखता है इसको, ठीक है। तो ये मतलब कह सकते हो कि इसको एक औकात में रखता है। पर अगर मान लो औकात से ज़्यादा निकल जाए फिर दिक्कत है, तो उस केस में इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, अगर आपकी बॉडी में, वैसे तो ये मैकेनिज़्म है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो तेज़ी से अगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन रिलीज़ होगा, उसको नॉर्मल कर देगा। पर कई बार ये नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना इंसुलिन बना ही नहीं जितना कि आपको ज़रूरत थी। तो उस वाले केस में आपको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर आपको सप्लीमेंट के तौर पे डॉक्टर इंसुलिन देता है। अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो एक हार्मोन है ग्लूकागन, ये इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर। अब ऐसा भी नहीं भैया बहुत कम ग्लूकोज लेवल हो, अगर बहुत ज़्यादा अगर लो ग्लूकोज हो जाएगा ना, तो फिर आप तब भी थकान महसूस करने लगोगे, तब भी आप कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी में आपकी ग्लूकोज की कमी है। अब ग्लूकोज की कमी है तो फिर आप काम कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज जो है उससे ही आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों हार्मोन है क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। तो आप समझो, हमारी बॉडी के अंदर कोई बहुत चीज़ ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत चीज़ कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए हमेशा। एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन ये मेडिएट करते हैं रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि बाहर के जो स्टिमुलस है उस पर रिस्पॉन्सेज किस तरीके से दिए जाएंगे, उसको हैंडल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन ये प्ले करते हैं एक रोल किसके अंदर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना बैलेंस वाली, कई बार मतलब ऐसा बोलते हैं ना, कई यूट्यूबर होते हैं जो, या फिर जो कई टीचर्स हैं, आप लोगों को बताते हैं, कई बार कहते हैं कि आप लोग एक काम करो कि मतलब 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, 14 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। दिन में 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे भी पढ़ते थे हम तो। कई टॉपर बताएंगे कि हम 18 घंटे पढ़ते थे दिन के। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। आप ये इस चीज़ को समझो। अब सिंपल सी बात है, 18 घंटे, 16 12 घंटे पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ आप खुद सोचो कि अगर मान लो कि आप 6 घंटे या 4 घंटे, अगर आप मान लो कि 4 घंटे आप पढ़ रहे थे, तो 4 घंटे पढ़ के अगर आप 70% ला रहे थे, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 8 घंटे पढ़ लोगे तो क्या आप 140% ले आओगे 140%? नहीं ला सकते ना। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जितने घंटे पढ़ रहे हैं उससे सीधे सीधे बिल्कुल पढ़ाई का रिलेशन ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज़ 6 घंटे पढ़ना चाहिए, इससे ऊपर आपको 1 मिनट भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे अगर आप ऊपर पढ़ रहे हो तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। देखो, 12 घंटे आप पढ़ने बैठे, आपको लग रहा है कि नहीं सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, 12 घंटे हम तो पढ़ते हैं, हम तो 20 घंटे पढ़ते हैं। पर प्रोडक्टिविटी अगर आपकी 4 घंटे की निकल रही है, भाई 12 घंटे आपने पढ़ा, आपने मटेरियल उतना पढ़ा जो दूसरा बच्चा 4 घंटे में पढ़ सकता है उसी मटेरियल को, या आप खुद ही उस मटेरियल को असल में 4 घंटे में पढ़ सकते थे, लेकिन आप बैठे रहे ज़बरदस्ती 12 घंटे तक, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो सिंपल अपना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 6 घंटे पढ़ाई करो। इसके अंदर वो टाइम मत गिनना जो कि आप किसी और से पढ़ रहे हो, आप खुद की सेल्फ स्टडी के टाइम को गिनो। खुद की सेल्फ स्टडी का टाइम आपका 6 घंटे होना चाहिए, ठीक है, रोज़ का। अगर आप केवल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो 11th 12th, तो आप 4 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इतना आप पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की आप कोशिश मत करो, ठीक है। इतना पढ़ना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन इतना पढ़ना ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली ज़रूरी है, रोज़ ज़रूरी है। कुछ बच्चे मैंने देखा ऐसे होते हैं जो एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लेंगे जी, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, अगले दिन 3 घंटे पढ़ेंगे। वो चीज़ मत करो। आप एक फिक्स शेड्यूल रखो, ठीक है, 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना है, ये आपको होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ाओ इस टाइम को, ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठे ही बढ़ाना है, आप धीरे धीरे करके बढ़ा लो। आप पहले 1 घंटे से शुरू करो, फिर 2 घंटे पे आओ, 3 घंटे पे आओ, 4 घंटे पे आओ, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाओ, ठीक है। ये आप मत करो कि आप स्टार्टिंग में तो पहले जोश में बैठ गए 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, फिर अगले दिन आपसे उठा नहीं जा रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, उससे आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होती है। चलो आगे हम बात करते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब ये जो थायरॉक्सिन है ये क्या एक आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है किसका, अमाइनो एसिड टायरोसिन का। अमाइनो एसिड टायरोसिन में क्या होता है, यहाँ पे आयोडीन लगा होता है। अगर इसका लेवल बहुत ही कम हो जाए बॉडी के अंदर तो उस वाली सिचुएशन में हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड आपने सुना होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है आलस आने लगता है, मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, ये कई लोगों में होता है। ठीक है, अगर इसको आप चाहते हो कि ना हो तो आप क्या करो, कपालभाति करना शुरू कर दो। ठीक है, क्या करना शुरू कर दो, कपालभाति करना शुरू कर दो। खैर अभी हम लोग उसकी बात फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, आप लोग आराम से इसके बारे में अगर आपको चाहिए हो तो मैं बहुत डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, कपालभाति कैसे करना है, क्या है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर आप लोग इस चीज़ को समझो, मैं बता के रहा हूँ साथ साथ में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव नहीं लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इंक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन बढ़ जाता है, कम हो गया तो भी दिक्कत है, बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, बढ़ जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो लो लेवल है आयोडीन का डाइट में, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। भाई आयोडीन कम ले रहे हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो गया तो जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है किससे, सोडियम आयोडाइड से। ठीक है, सोडियम आयोडाइड कहता है ना, मतलब खाने में आयोडीन वाला नमक। टाटा ने शायद सबसे पहले शुरू किया था इसको, पता नहीं, मे भी शायद टाटा ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टाटा ने सबसे पहले आयोडीन वाला नमक शुरू किया था। तो ये है कि मतलब आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, आयोडीन की कमी जो है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, खैर आप लोग वो भी लो, नमक ले रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, पर साथ साथ आप क्या कर सकते हो, कपालभाति भी यहाँ पर कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर दोनों ही केसेस के अंदर, मतलब थायरॉक्सिन सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा निकल रहा है तो भी दिक्कत है, कम निकल रहा है तो भी दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनैड के द्वारा। गोनैड्स में बेसिकली क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे टेस्टिस किस में होता है, मेल के अंदर, और ओवरी किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। ठीक है, हार्मोन जो है ये रिलीज़ जो किसके द्वारा किया जा रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फंक्शंस ऑफ द बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कराएगा, पचवाएगा। ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी एक्शंस को ये मॉड्यूलेट करेगा। साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसके रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये कंट्रोल करता है कि लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, कि पानी कितना बाहर निकल रहा है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एंड सॉल्ट बाय द किडनी। अगर कि मतलब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो किस किस को मेंटेन करेगा, लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, कितना पानी बाहर निकल रहा है, कितना नमक बाहर निकल रहा है, किससे, किडनी से। नमक मतलब यहाँ पर जो भी सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ NaCl की बात हो रही है। अगर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये काम नहीं करेगा ठीक तरीके से, तो सोचो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हो सकती है डिज़ीज़। और ये जो डिज़ीज़ है ना, ये क्या है, इसके अंदर इसी को हम बोलते हैं एडिक्शंस डिजीज़। इसके अंदर हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस, चक्कर आने लगता है इंसान को। ठीक है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस, इंसान जल्दी से क्या हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, परेशान हो जाता है। तो ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कब, जब एड्रीनल कॉर्टेक्स आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। ये डिज़ीज़ क्या है, फैटल है। ठीक है, मतलब इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। किससे ट्रीट करोगे भाई, दो एंजाइम थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो दो एंजाइम थे जो एक काम कर रहे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो अगर मान लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़रूरत है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की ज़रूरत है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यही है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्या, जानकारी होना। अगर डॉक्टर्स को ये जानकारी होगी, या फिर जो केमिस्ट हैं जो कि ये बनाएंगे, ठीक है, केमिस्ट वो वाले नहीं कह रहे, जो दवाइयों वाले केमिस्ट होते हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, केमिस्ट वो वाले केमिस्ट जो कि आगे जाके क्या करते हैं, दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर इन चीज़ों की नॉलेज उनको होगी तो वो
ठीक तरीके से इससे रिलेटेड दवाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स जो रिलीज़ किए जाते हैं किसके द्वारा, गोनैड्स के द्वारा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन है मेनली किसके अंदर होता है, मेजर सेक्स हार्मोन है किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। और ये जो मेल्स के अंदर कई बार जो मतलब हम बोलते हैं ना इंड्योरेंस वगैरह की बात करते हैं, या फिर मतलब जो हम बात करते हैं कि मेल्स में स्ट्रेंथ वगैरह की, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये सब चीज़ों को हैंडल करता है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, जैसे कि डीप वॉइस, जो आवाज़ है ना लड़कों की वो गहरी होती है, ठीक है, गहराई होती है लड़कों की आवाज़ में, फेशियल हेयर होना, ठीक है, और फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेल है वो कैसा दिखाई देता है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और एस्ट्राडायोल जो है मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स के लिए। और ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, ये सेकेंडरी फीमेल जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो कौन है, एस्ट्राडायोल। कौन है, एस्ट्राडायोल। समझ गए, मेल में कौन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्राडायोल, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। फीमेल बॉडी में क्या होता है, यूट्रस, तो जब एग यानी कि जो ओवम है और जो स्पर्म है वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है ओवम, ठीक है, किससे, स्पर्म से। तो उस वाली केस में जो जाइगोट बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लांट होता है, वहाँ वो यहाँ पर आकर यूट्रस पे आकर लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एक केमिकल है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या नाम है इसका, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका होगा, बायोमॉलिक्यूल्स। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग अपने आप भी कर पाओगे, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दें आप धड़ाधड़ इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर है ही डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो फिर लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोस को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।